नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास बुलेटिन राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। राजधानी लाइव में आज हम बात करेंगे राजधानी चंडीगढ़, राजधानी लखनऊ, राजधानी देहरादून, राजधानी मुंबई, राजधानी रायपुर और राजधानी पटना की। विस्तार से चर्चा करने से पहले दिखाते हैं आपको 6 तस्वीरें। तो पहली तस्वीर राजधानी चंडीगढ़ से 4 अक्टूबर से पंजाब दौरे पर आ रहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी के आगमन के मद्देनजर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। अब रुख करते हैं राजधानी लखनऊ का। उत्तर प्रदेश के हाथरस के चंदपा इलाके में एक दलित लड़की के साथ गैंगरेप के मामले में योगी सरकार ने इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। तीसरी तस्वीर राजधानी देहरादून से उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन शिव प्रकाश की उपस्थिति में प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के साथ बैठक हुई। चौथी तस्वीर है राजधानी मुंबई से। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 188 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, जबकि 4 पुलिसकर्मियों की मौत भी हो गई है। अब रुक करते हैं राजधानी रायपुर का। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी भूख हड़ताल पर बैठकर सरकार का ध्यान राज्य में हो रहे अवैध खनन पर आकर्षित करने की कोशिशों में लगी हुई है। और अब छठी और आखिरी तस्वीर राजधानी पटना से। बिहार में एनडीए के खिलाफ विधानसभा चुनाव के मैदान में उतर रहे महागठबंधन में दरार आ गई है। शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी ने महागठबंधन छोड़ने का ऐलान किया। इन तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे खास कार्यक्रम राजधानी लाइव में। और सबसे पहले बात करेंगे राजधानी चंडीगढ़ की। 4 अक्टूबर से पंजाब दौरे पर आ रहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी के आगमन के मद्देनजर तैयारियां जोरों पर चल रही है। राहुल गांधी के स्वागत के लिए चौक चौराहों को जहां रंग रोगन करके चमका दिया गया है, वहीं रेलवे चौक के समीप मौजूद पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस की साफ सफाई और रंग रोगन का काम भी जोरों पर चल रहा है। खेती कानूनों के विरोध में किसान बचाओ पंजाब बचाओ के नारे तले की जा रही खेती बचाओ यात्रा के तहत कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के पंजाब दौरे के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता, नेता, मंत्री बड़ी संख्या में ट्रैक्टर रैली करेंगे। कांग्रेस किसी भी सूरत में इस मुद्दे को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती है। यही वजह है कि लगातार कांग्रेस की तरफ से किसानों को लेकर सड़क पर उतरकर आवाज उठाई जा रही है। तो आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी पंजाब आने वाले हैं और आज वो ट्रैक्टर रैली करेंगे। आपको हम जानकारी दे दें कि नए कृषि कानूनों को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से विनीत कपूर इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। विनीत, पूरी जानकारी मैं आपसे चाहूंगी। राहुल गांधी आज पंजाब दौरे पर आने वाले हैं, क्या कुछ प्रस्तावित कार्यक्रम है उनका? बिल्कुल, देखिए पल्लवी, सीधे तौर पर अगर राहुल गांधी की बात करें तो आज जिस तरह से मोगा से उनकी एक ट्रैक्टर यात्रा जो है वो किसान कानून के विरोध में शुरू होती हुई नजर आएगी। तकरीबन 3 दिन का प्रस्तावित दौरा है राहुल गांधी का और इस 3 दिन के दौरे के अंदर पंजाब के विभिन्न इलाकों में, जिस तरह से लुधियाना जिले की बात करें, मोगा की बात करें, श्री फतेहगढ़ साहिब की बात करें, पटियाला की बात करें, तो इन इलाकों में राहुल गांधी जो है वो ट्रैक्टर मार्च निकालते हुए नजर आएंगे। इन 3 दिनों में तकरीबन 50 किलोमीटर का उनका ये ट्रैक्टर मार्च होगा, जिसमें हजारों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता जो हैं वो उनके साथ मौजूद रहेंगे। इस ट्रैक्टर यात्रा की बात करें तो हर रोज सुबह 11 बजे ये ट्रैक्टर यात्रा जो है इसका आगाज होता हुआ नजर आएगा और विभिन्न इलाकों में जाकर जहां पब्लिक मीटिंग भी राहुल गांधी कहेंगे, वहीं दूसरी तरफ केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का काम करते हुए नजर आएंगे। आज जिस तरह से इस ट्रैक्टर मार्च का शुरुआत हो जाएगा मोगा से, तो कहीं ना कहीं 6 तारीख को एक बड़ा दिन भी रहने वाला है, क्योंकि 6 तारीख को राहुल गांधी का ये ट्रैक्टर मार्च जो है वो पेहवा के माध्यम से हरियाणा के अंदर प्रवेश करता हुआ नजर आएगा। तो वो काफी अहम दिन रहेगा, क्योंकि उस दिन पहले ही गृह मंत्री अनिल विज जो हैं वो इस बात की घोषणा कर चुके हैं कि राहुल गांधी को हरियाणा में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो इस यात्रा के माध्यम से प्रदेश में किसानों की सिंपैथी लेकर प्रदेश का माहौल जो है वो खराब करने की नीयत से प्रदेश के अंदर आ रहे हैं। तो इस वजह से उनकी एंट्री जो है वो प्रदेश में नहीं की जाएगी। तो ऐसे में टकराव की स्थिति हो सकती है हरियाणा और पंजाब बॉर्डर पर, जब राहुल गांधी का काफिला 6 तारीख को वहां पहुंचेगा। लेकिन अगर आज की शुरुआत की बात करें तो 10,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी जो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं इस पूरे रूट के ऊपर राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर। हालांकि राहुल गांधी को पहले ही एसपीजी सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन पंजाब पुलिस के जवान भी उनकी सुरक्षा में
तैनात रहेंगे। इसके अलावा रूट कई जो हैं वो डाइवर्ट कर दिए गए हैं। जिस तरह से ये ट्रैक्टर मार्च जिन जिन रास्तों से निकलेगा उन रास्तों को डाइवर्ट किया गया है ताकि आम जनमानस जो है वो इस ट्रैक्टर यात्रा से प्रभावित होता हुआ नजर ना आए। जी पल्लवी। बिल्कुल, तमाम तैयारियां पंजाब सरकार करती हुई नजर आ रही है। ये जानकारी मैं आपसे चाहूंगी विनीत। देखिए, लग रहा है कि कांग्रेस अब इस मुद्दे को इतनी आसानी से हाथ से जाने नहीं देना चाहती। लगातार जो किसान हैं उनके साथ कांग्रेस भी सड़कों पर है और प्रदर्शन किए जा रहे हैं। प्रदर्शनों की इस कड़ी में राहुल गांधी का ये दौरा कितना अहम माना जा सकता है राजनीतिक लिहाज से? देखिए, राजनीतिक लिहाज की बात करें तो काफ़ी अहम है, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस के हाथ एक बड़ी कड़ी लगी हुई है। क्योंकि किसान इस वक्त सड़कों पर हैं, किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसान केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोले हुए हैं। तो ऐसे में कांग्रेस उनको सपोर्ट करके कहीं ना कहीं आगामी चुनाव की रणनीति जो है पूरी तरह से तैयार करती हुई नजर आ रही है। अगर 2022 के चुनाव की बात करें तो उसकी जो सूरत है वो यहाँ से तैयार की जा रही है। जिस तरह से लगातार कहीं ना कहीं एक बड़ा विरोध प्रदर्शन जो है वो किसानों की तरफ से किया जा रहा है। और अगर हम ओवरऑल बात करें तो ना केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि अन्य पार्टियां भी जो हैं वो किसानों के कह सकते हैं कंधों पर चढ़कर अपनी जो चुनावी नैया है उसको पार करने की कोशिश कर रहे हैं। और पंजाब की बात करें तो पंजाब में राहुल गांधी का ये दौरा इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि पंजाब में 2022 के अंदर चुनाव हैं और पंजाब के अंदर जो कह सकते हैं कि किसानी एक बड़ा वोट बैंक है। तो ऐसे में उसी वोट बैंक को हर कोई अपनी तरफ करना चाहता है और राहुल गांधी का ये जो दौरा है इसको भी इसी लहजे से लिया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जिस तरह से लगातार किसान मोर्चा खोले हुए हैं, लगातार किसान प्रोटेस्ट मार्च कर रहे हैं, तो इसका फिलहाल पल्लवी केंद्र पर फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। केंद्र ने अपने मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी है कि पंजाब में जाओ, चंडीगढ़ में जाओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और वहां पर बताने का प्रयास करो कि आखिर इन कानूनों से किसानों को कितना लाभ होगा। लेकिन फिलहाल एक बड़े प्रोटेस्ट की आज से शुरुआत हो जाएगी। आज जहां राहुल गांधी एक बड़ा मोर्चा खोलने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ से किसान जत्थेबंदियों की बात करें या गायकों की बात करें, वो भी शंभू बॉर्डर जो कि हरियाणा वहां पर भी एक पक्का मोर्चा लगाने वाले हैं, जिसके माध्यम से नेशनल हाईवे को जाम कर दिया जाएगा। पक्के तौर पर यह नेशनल हाईवे जाम रहेगा और वहां पर लगातार प्रोटेस्ट मार्च तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्र किसानों से बातचीत करने को और उनकी मांगों को मानने को तैयार नहीं होता। जी बिल्कुल विनीत, हरियाणा की हम बात कर लेते हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने साफ कह दिया है कि राहुल गांधी को किसी भी सूरत में हरियाणा नहीं आने देंगे। बात कृषि मंत्री जेपी दलाल की करें तो उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम हरियाणा की तुलना उत्तर प्रदेश से नहीं कर सकते और राहुल गांधी को यहां आने से रोका नहीं जा सकता है। उन्होंने इसके साथ ही लोकतंत्र का भी हवाला दिया। बयानों में इस तरह से जो अंतर नजर आ रहा है, इसे किस तरह से देखा और इतनी खलबली हरियाणा में क्यों मची हुई है? अगर राहुल गांधी जाना चाहते हैं हरियाणा तो फिर उन्हें रोका क्यों जा रहा है? क्योंकि केंद्र तो कोशिश कर ही रही है, वो तो हवाला दे रही है कि कानून एकदम सही है। तो अगर केंद्र की कोशिश है तो राहुल गांधी को रोका क्यों जा रहा है? और कृषि मंत्री और गृह मंत्री के बयानों में इतना अंतर क्यों? देखिए पल्लवी, सीधे तौर पर अगर गृह मंत्री की बात करें तो वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का हवाला देते नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस की नीयत साफ नहीं है और इस मसले को लेकर कांग्रेस जो है वो प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको खराब करना चाहती है। इस तरह की बात गृह मंत्री कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसी वजह से वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को प्रदेश के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन अब अगर हम कांग्रेसी धड़े की बात करें तो जिस तरह से लगातार कांग्रेसी धड़ा जो है वो उनकी हरियाणा विजिट को लेकर तैयारियां कहीं ना कहीं मुकम्मल कर चुका है। विभिन्न जिलों के अंदर से जिस तरह से ये ट्रैक्टर मार्च निकलना था तो वहां पर रूट प्लान के हिसाब से जो प्रशासन है उससे भी परमिशन लेने का काम किया जा रहा है ताकि जब 6 तारीख को यात्रा यहां पर पहुंचे और अगर हरियाणा सरकार उनको अनुमति दे तो फिर पूरा का पूरा रूट प्लान जो है वो फाइनल कर दिया जाए। हालांकि अगर हम बड़ौदा चुनाव की बात करें तो जिस तरह से बड़ौदा चुनाव के चलते जो एक बड़ी आचार संहिता लगी हुई है तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिल सकता है। बिल्कुल विनीत, और यहाँ पर यह भी समझना अहम रहेगा कि जिस तरह से राहुल गांधी दौरे पर आ रहे हैं, अभी किसी तरह की अनुमति उन्हें नहीं मिली है। अगर अनुमति नहीं मिलती है हरियाणा प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, तो क्या उनकी यात्रा हरियाणा में प्रवेश करेगी या बिना अनुमति के प्रवेश नहीं होगा?
देखिए, अगर उनको अनुमति नहीं मिलती तो फिर टकराव की स्थिति जो है पल्लवी जरूर हरियाणा पंजाब बॉर्डर के ऊपर देखने को मिल सकती है, क्योंकि हरियाणा की तरफ से जिस तरह से सभी के सभी बॉर्डर जो हैं उनको सील किया गया है, तो उस बॉर्डर को सील करने के बाद टकराव की स्थिति जरूर देखने को मिल सकती है, क्योंकि कोशिश करेंगे राहुल गांधी कि हरियाणा के अंदर प्रवेश करें और हरियाणा में भी किसान के हक की बात जो है वो करते हुए नजर आए। तो ऐसे में पंजाब के लीडर उनके साथ मौजूद रहेंगे बॉर्डर पर। हो सकता है कि हरियाणा के लीडर जो हैं वो भी अपने जो राष्ट्रीय लीडर हैं उसका स्वागत करने के लिए वहां पर मौजूद रहें। तो ऐसे में वहां पर टकराव की स्थिति जो है वो हरियाणा और कह सकते हैं कांग्रेसी लीडरों के बीच में जरूर देखने को मिल सकती है। लेकिन ओवरऑल कुछ ही समय में, आज भी कह सकते हैं या फिर कल भी कह सकते हैं, आने वाले कुछ ही समय के अंदर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। गृह मंत्री जो हैं इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि क्या राहुल गांधी को हरियाणा दौरे की अनुमति दी जाए या फिर ना दी जाए। अगर दी जाए तो फिर एक लिमिटेड दौरा हो, जिस दौरे के माध्यम से सभी तरह का रूट प्लान पहले ही फाइनल किया जाए, परमिशन दी जाए और बड़ौदा से पहले ही राहुल गांधी को अपनी ये यात्रा जो है वो खत्म करनी होगी, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है और आचार संहिता की वजह से कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है वो चुनाव को प्रभावित कर सकता है। तो ऐसे में दिल्ली तो उनकी ये यात्रा नहीं जाती नजर आएगी, लेकिन हाँ, हरियाणा के सोनीपत तक उनकी यात्रा जरूर जाती हुई नजर आ सकती है। तो इस तरह की व्यवस्थाएं फिलहाल कांग्रेसी धड़ा भी कहीं ना कहीं करता हुआ नजर आ रहा है। इसी वजह से जो इस पूरे कार्यक्रम के रूट प्लान की बात करें, इसमें भी तब्दीली की गई है। हालांकि आज जिस तरह से राहुल गांधी पंजाब में दस्तक दे रहे हैं, आज उनका प्रस्तावित दौरा शुरू हो जाएगा, एक बड़ा ट्रैक्टर मार्च निकलता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में इस ट्रैक्टर मार्च का पंजाब में क्या असर देखने को मिलता है, कितने किसान जत्थेबंदियां जो हैं वो राहुल गांधी की सपोर्ट में खड़ी होती हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। और क्या आने वाले 2022 चुनाव का कांग्रेस को इस जो ये ट्रैक्टर मार्च है इससे कोई लाभ हो पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मुद्दे बहुत से हैं पंजाब में और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा राजनीतिक लिहाज से भी राहुल गांधी की इस रैली का काफी महत्व है। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और आइए अब रुक करते हैं राजधानी लखनऊ का। उत्तर प्रदेश के हाथरस के चंदपा इलाके में एक दलित लड़की के साथ गैंगरेप और उसके बाद उसकी हत्या का मामला पूरे देश में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पूरे मामले में हाथरस पुलिस की भी भूमिका संदिग्ध रही। परिजनों का आरोप है कि जिस परिवार से आरोपी आता है उससे उनकी रंजिश काफी पहले से चल रही है। कई बार थाने पर शिकायत की गई लेकिन पुलिस ने सुनवाई नहीं की। यही नहीं, जिस दिन यह घटना हुई पुलिस ने इस मामले को दबाने का प्रयास किया, लेकिन लड़की की मृत्यु के बाद उत्तर प्रदेश का सियासी पारा काफी गर्म हो चला है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से युवती की बॉडी लाई जाती है और आनन फानन में रात के 2:30 बजे उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, वह यूपी पुलिस और प्रशासन पर सवाल खड़े करता है। यही नहीं, जब पीड़िता के परिजनों से मिलने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उनके घर पहुंचे तो उन्होंने राहुल गांधी को बताया कि अधिकारियों ने दबाव बनाकर जबरन उनसे सादे कागज पर साइन कराए हैं। हालांकि देर शाम योगी सरकार ने इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच के आदेश दिए, लेकिन इस पूरे प्रकरण के दौरान जिस तरह का व्यवहार हाथरस जिला प्रशासन, हाथरस के डीएम, एडीएम और एसडीएम का रहा है, सीधे तौर पर अब पीड़िता के परिजनों को प्रशासन पर भरोसा नहीं रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता पुनीत मोहन इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। पुनीत, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। हाथरस केस को लेकर सीबीआई को जांच सौंप दिए जाने का आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया है, कितना बड़ा फैसला माना जाए उनका? घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है और जब कल गृह सचिव और डीजीपी वहां पर गए थे, उनके वापस आने के बाद एक अहम बैठक हुई। उसके बाद सरकार ने फैसला लिया कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाएगी और सीधे तौर पे गृह विभाग को सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। अब यहाँ का गृह विभाग पेपर तैयार करके केंद्र सरकार को भेजेगा, गृह मंत्रालय जाएगा और सीबीआई जांच की सिफारिश करी जाएगी। सरकार का साफ कहना है कि कहीं ना कहीं इस मामले में कुछ ऐसे तथ्य हैं जो दबाए जा रहे हैं और ऐसे में सीधे तौर पर सीबीआई जांच की मांग जिस तरीके से विपक्ष कर रहा था, सरकार ने उसको स्वीकारते हुए सीधे तौर पर सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। सीबीआई जांच कुछ ही दिनों में अगर सीबीआई इसको अपने हैंडओवर लेती है तो सीबीआई भी इस पूरे मामले की जांच करेगी। हालांकि 2 दिन पहले से वहां पर सीधे तौर पर एक टीम गई थी एसआईटी की जो जांच कर रही थी, पीड़िता के भी घर गई थी, आरोपियों के भी घर गई थी। उसकी भी रिपोर्ट एक दिन पहले मुख्यमंत्री की टेबल पर शाम को 4 बजे पहुंची थी। उसके बाद जो विक्रांत पीर वहां के एसपी थे, जो सीओ थे, उनके ऊपर कार्रवाई हुई, जो अन्य पुलिस बलों के ऊपर कार्रवाई हुई। लगभग 5 लोग निलंबित किए गए। लेकिन जिस तरीके से पूरे प्रकरण में वहां के जो डीएम है, एडीएम है और जो एसडीएम है,
उनकी भूमिका संदिग्ध रही और जिस तरीके से डीएम परिजनों को धमकाते हुए नजर आए हैं, अभी तक डीएम पर किसी तरह की कोई कार्रवाई ना होना एक अपने आप में सवालिया निशान है। विपक्ष लगातार इस बात को कह रहा है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आरोप तक लगाया कि डीएम सरकार के कुछ ऐसे राज जानता है कि अगर उसे हटाया जाए तो हटते ही वो सरकार के राज खोल सकता है। ऐसे में कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जिस तरीके से डीएम का व्यवहार रहा है, चाहे वो मीडिया के प्रति रहा हो, चाहे वो जनप्रतिनिधियों के प्रति रहा हो, योगी सरकार को इस बात को ध्यान में रखते हुए सीधे तौर पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। और जिस तरीके से अब मामला सीबीआई के हैंडओवर होगा तो कहीं ना कहीं दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाएगा। जी बिल्कुल, तमाम तरह के आरोप विपक्ष की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं। देखिए, जब ये आरोप लग रहा है कि डीएम कुछ ऐसे राज हैं जो कि जानते हैं और अगर वो खुलासा भी कर सकते हैं उन राज का अगर उन्हें हटा दिया जाता है, ऐसे में सीबीआई को जांच सौंपी गई है। पुनीत, अगर सीबीआई जांच करती है तो तमाम राज खुलेंगे, तो क्या सरकार को अब डर नहीं है? अगर वाकई में विपक्ष के आरोपों को सच माना जाए तो ये जांच सीबीआई को सौंपी ही क्यों जाती? देखिए, सीधे तौर पर जिस तरीके से विपक्ष योगी सरकार पर हावी हो रहा था और एसआईटी की जांच पर विपक्ष भरोसा न होने की बात कह रहा था, साथ ही परिजन सिटिंग मजिस्ट्रेट कमेटी बनाकर जांच कराने की मांग कर रहे थे। वो भी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में कमेटी बने और वो जांच कराए, ऐसी उनकी मांग थी। लेकिन अब जिस तरीके से सीबीआई के हैंडओवर केस होने की बात कही जा रही है, सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करेगी। अब सीधे तौर पर सरकार का कहना है कि इस मामले में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर रहा है, पूरा सच नहीं, क्योंकि जिस तरीके से जो परिजन है पीड़िता के, उनके बयानों में भी विरोधाभास है। जो पीड़िता की मां है उसका बयान बार बार बदलता है, पीड़िता का भाई के भी बयान बदलते हैं। ऐसे में सरकार सीधे तौर पर नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की बात कर रही थी, लेकिन नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट बिना कोर्ट की अनुमति के और जिसका टेस्ट होना है बिना उसकी अनुमति के नहीं हो सकते, ऐसा कानूनी नियम है। ऐसे में सीधे तौर पर एसआईटी का गठन किया गया था, लेकिन पाटीदार का जो मामला था, महोबा का जो एसपी था जिसने रंगदारी मांगी थी, 45 से उसकी हत्या हो गई थी, एसआईटी ने वहां पर भी जांच करी थी और एसपी के फेवर में ही रिपोर्ट लगा दी थी। सीधे तौर पर एसआईटी की जांच पर सवाल उठने से विपक्ष सवाल करेगा था। अब सीबीआई जांच होगी, लेकिन अब खासा देर हो चुकी है क्योंकि रात के ढेर में सीबीआई क्या तलाशेगी। सीधे तौर पर सरकार को पहले ही आदेश कर देना चाहिए। जिस तरीके की जगहसाई योगी सरकार की हुई है, ये केवल और केवल प्रशासनिक अधिकारियों के फैसलों के चलते हुई है। और जो डीएम रहे हैं, हाथरस के जो डीएम है, वहाँ के जो एसपी हैं, एसपी रहे हैं और जो एडीएम है, सीएम है, इनकी कार्यशैली ऐसी रही है कि सीधे तौर पे कहीं ना कहीं ये चर्चा का विषय पूरा हाथरस बना है। ऐसे में इन अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई करनी होगी। दूसरी सबसे अहम बात पल्लवी, इस बात को समझना होगा कि 23 करोड़ आबादी वाला उत्तर प्रदेश है, देश का सबसे बड़ा राज्य है। यही नहीं, अगर गूगल करेंगे तो विश्व में कई ऐसे देश हैं जिनकी आबादी उत्तर प्रदेश से भी कम है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के पास में अपना एक गृह मंत्री तक नहीं है। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं केंद्रीय क्रम की जो नीति अपनाई गई थी, ब्यूरोक्रेसी पर जो भरोसा किया गया था, अब वो भरोसा योगी सरकार को भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार भी होना है, हालांकि समय नहीं बचा है, लेकिन हो सकता है कि गृह मंत्री का प्रभार अब किसी मंत्री को दिया जाए। किसी तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। बलरामपुर की जो घटना हुई है, कल सपा का प्रतिनिधिमंडल वहां पर भी जाएगा। रेप की घटनाएं जो है उनमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन कागज में कुछ और है। सीधे तौर पर अब कहीं ना कहीं योगी सरकार को इस बात को समझना होगा कि उत्तर प्रदेश को भी एक अपना गृह मंत्री चाहिए और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए एक गृह मंत्री का होना बेशक आवश्यक है। जी बिल्कुल पुनीत, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्या वाकई में अभी इतना समय बचा है, क्योंकि चुनाव आने में अब ज्यादा समय बाकी नहीं है। ऐसे में क्या अब रणनीतियों में बदलाव करना योगी आदित्यनाथ के लिए कुछ कारगर साबित होगा? और वाकई में आपकी बात सही है, अभी सूबे को गृह मंत्री की जरूरत है, कैबिनेट विस्तार की भी जरूरत है, लेकिन क्या समय के हिसाब से ये सारी चीजें मैनेज हो पाएंगी? लगातार कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है सूबे में, चुनाव नजदीक है, ऐसे में अब डैमेज कंट्रोल कैसे कर पाएगी सरकार? देखिए, डैमेज कंट्रोल की अगर हम बात करें तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए कल अपर मुख्य सचिव गृह और डीजीपी को सीएम के आदेश के बाद वहां पर भेजा गया था। पीड़िता के परिजनों से उन्होंने मुलाकात करी, लेकिन इस बात को समझना होगा कि एक कहावत है कि जो बोया जाएगा वही काटा जाएगा। 2017 से अगर हम योगी सरकार को देखते हैं तो केंद्रीय कदम की नीति पर चली है, ब्यूरोक्रेसी हावी रही है। 2017 में चुनाव जीतने के लिए दूसरे दलों के भी नेता को बीजेपी में शामिल किया गया, मंत्री भी बनाया गया, लेकिन अहम पद नहीं दिए गए। ज्यादातर विभाग मुख्यमंत्री ने अपने पास रखने का प्रयास किया। गृह विभाग जो कि यूपी की आबादी 23 करोड़ है, ऐसे में यूपी को एक गृह मंत्री होना परम आवश्यक है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। सीधे तौर पर ब्यूरोक्रेसी के हवाले गृह विभाग कर दिया गया, जिसका नतीजा ये रहा कि इन पिछले 3 से 4 सालों में अगर हम लगातार देखें तो कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं। सीधे तौर पर इस बात को समझना होगा। दूसरी जो सबसे अहम बात है, जितने भी विभागों के प्रमुख सचिव हैं उनको प्रभारी सचिव बनाया गया, यानी कि वो किसी न किसी जिले के प्रभारी सचिव हैं और वहां के डीएम एसपी से रिपोर्ट लेते हैं, उनको आदेश देते हैं। हालांकि इन पर बैलेंस बनाने के लिए, इन पर नजर रखने के लिए योगी सरकार के जो मंत्री है उनको भी किसी न किसी जिले का प्रभार दिया गया, लेकिन जो चाबी है, जो कमान है, वो प्रभारी सचिव के हाथ में।
डीएम और एसपी जाकर के भी अपने मन का कुछ नहीं कर सकते। कुछ इसकी कमांडिंग सीधे तौर पर लखनऊ से हो रही है और जो जिला प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं कैबिनेट मंत्री, वो जाते हैं डीएम से बात करते हैं, एसपी से बात करते हैं, जिले में मीटिंग लेते हैं, लेकिन नतीजा सिपा निकलता है। उसका सीधा सा कारण यह है कि चाबी जो है वो प्रभारी सचिव के पास है। आखिर ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी थी कि जिस आईएएस के पास में पहले से एक विभाग के प्रमुख सचिव है, उनको किसी जिले का प्रभारी बना दे रहे हैं। अगर केंद्रीयकरण की यही नीति रही और ब्यूरोक्रेसी इसी तरह से हावी रही तो कहीं ना कहीं योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर जो सवाल उठ रहे हैं वो सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी पर भरोसा किया गया था, अब वही भरोसा योगी सरकार को भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत मोहन तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और आइए अब रुक करते हैं राजधानी देहरादून का। उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन शिव प्रकाश की उपस्थिति में प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के साथ बैठक हुई, जिसमें प्रभारी मंत्रियों को जिले में अधिक से अधिक प्रवास कर जिला संगठन और कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाने के लिए कहा गया है। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा कि सरकार और संगठन की बैठक हुई, जिसमें प्रभारी मंत्रियों को जिलों में अधिक से अधिक प्रवास करने के लिए कहा गया है। साथ ही मंत्रीगणों को जिला प्रवास के दौरान प्रवास कार्यक्रम की सूचना संबंधित जिला अध्यक्षों को देने के लिए कहा गया है। तो अहम बैठक देहरादून में संपन्न हुई है और इस बैठक में तमाम अहम निर्णय लिए गए हैं। खासकर ये प्रवास वाला जो निर्णय है वो काफ़ी अहम माना जा रहा है। उत्तराखंड सरकार भी आने वाले समय में जो चुनाव होने हैं उसके लिए अब तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। ये अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से। ये खबर, राजधानी देहरादून से जुड़ी ये अहम खबर, एक अहम बैठक आयोजित की गई। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बंशीधर भगत की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और इस बैठक में खुद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे और बैठक में तमाम अहम निर्देश जिला अधिकारियों और मंत्रीगणों को दिए गए हैं। तमाम जो मंत्री हैं, सूबे में जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनको निर्देश दिए गए हैं कि वो अब अपने अपने जिलों में जाकर प्रवास करें और वहां का जो संगठन है और कार्यकर्ता है उनके बीच में समन्वय बनाने की पुरजोर कोशिश करें। और खबर पर तमाम जानकारी के साथ प्रतीक पाठक हमारे संवाददाता देहरादून से इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। प्रतीक, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। एक अहम बैठक देहरादून में आयोजित की गई, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के बंशीधर भगत ने इस बैठक की अध्यक्षता की। क्या कुछ चर्चा इस बैठक में हुई है? बिल्कुल पल्लवी, तकरीबन अगर देखा जाए प्रदेश में अब चुनाव की रणनीति लगातार चाहे फिर कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो अपनी बिसात बिछाने की पूरी तैयारियां कर चुकी है। ऐसे में 1.5 साल से कम का समय बचा है और ऐसे में कल कोर कमेटी की एक बैठक हुई है जिसमें देखा जाए तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है, जिसमें राष्ट्रीय सह महामंत्री शिव प्रकाश के साथ साथ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद रहे। एक अहम बैठक ये थी जिसमें कहा गया है कि जहां पर जहां जो भी मंत्री हैं, राज्य मंत्री भी इस बैठक में शामिल हुए हैं, जहां राज्य मंत्रियों को एक तरह से एक निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने विधानसभा में बुधवार और गुरुवार के समय में वो अपने विधानसभा क्षेत्रों में कार्यालयों में बैठकर जनता के साथ रूबरू होंगे। जनता की समस्याओं की बात करते हुए उनकी जो समस्याएं होंगी उनको उठाया जाएगा। साथ ही जो भी केंद्र और राज्य सरकार की जो नीतियां हैं उनको दर्शाने की बात की जाएगी। फिलहाल अगर बात की जाए इस बैठक में राजनीतिक मायने इसको देखे जा सकते हैं, क्योंकि 2017 में जिस तरीके से 70 सीटों पर 57 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी, ऐसे में फिर इसको दोहराने की बात लगातार की जा रही है। ऐसे में 2022 का चुनाव काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि लगातार जो अन्य पार्टियां भी हैं वो कभी कहीं ना कहीं सक्रिय होती दिख रही हैं। कांग्रेस ने भी कल काफी लंबी एक बैठक चली है जिसमें नए प्रभारी बनाए गए देवेंद्र यादव भी कल मौजूद थे और जिसके साथ ही तमाम सारे जो पदाधिकारी कांग्रेस के वो भी मौजूद रहे। तो कहा जा सकता है कोर कमेटी की बैठक में अहम ये निर्णय लिए गए हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं संगठन की मजबूती की बात की जा सकती है। क्योंकि अगर मैं पल्ली भी बात करूं बीजेपी की, तो बीजेपी कहा जा सकता है कि चुनावी मूड में लगातार नजर आती हुई दिख रही है और साथ ही चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं वो माहिर भी है। तमाम ऐसे राज्यों का उदाहरण भी दिया जा सकता है जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं थी, उसके बावजूद भी बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है। तो फिलहाल मजबूती के तौर पर कहीं ना कहीं प्रदेश में तमाम सारे राष्ट्रीय पदाधिकारी और साथ ही जो अब महामंत्री जो पहुंचे हैं उन्होंने जो बैठक की है उसमें हालांकि तमाम सारे जो निर्णय लिए गए हैं। साथ ही आज भी कोर कमेटी की बैठक होगी, ये बीजापुर गेस्ट हाउस में ये बैठक होने वाली है, जिसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद होंगे, बंशीधर भगत भी आज भी मौजूद होंगे, तमाम सारे पदाधिकारी आज भी मौजूद होने वाले। तमाम लंबी मंत्रणा इस बार भी फिर होने वाली है। जी
बिल्कुल प्रतीक, देखा जाए तो अब पूरी तरह से बीजेपी चुनावी मोड में नजर आ रही है। मैं आपसे जमीनी हकीकत जानना चाहूंगी, क्या भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है और जो कार्यकर्ता है उनमें आपसी समन्वय की कमी है? देखिए, जब चुनाव का मौसम आता है तो इस तरह की गुटबाजी होना आम बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बड़ी जल्दी डैमेज कंट्रोल कर लेती है। इस बात की खासियत मानी जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। अब संगठन और कार्यकर्ताओं में किस तरह की समन्वय की कमी नजर आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल पल्लवी, जिस तरीके से अगर देखा जाए पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो तमाम सारे जो विधायक थे कहीं ना कहीं उनमें शिकायतें देखी जा रही थी। विधानसभा में जो काम उनके होने थे वो कहीं ना कहीं नाराजगी उसको लेकर कहीं ना कहीं वो केंद्रीय नेतृत्व से भी मिले थे। तकरीबन 15 विधायक जो केंद्रीय नेतृत्व से मिले थे जेपी नड्डा से, तो उन्होंने साफ तौर पर एक शिकायत दर्ज कराई थी कि अधिकारी जो है वो अपनी मनमानी लगातार करते रहे और अफसरशाही लगातार सरकार पर हावी होती हुई दिखी है। फिलहाल अभी अगर रेखा आर्य जो महिला बाल विकास मंत्री, उनका भी एक जो मामला सामने आया था जिसमें उन्होंने अपर सचिव के तहत एक निदेशक को अब एक शिकायत दर्ज कराई थी कि वो कहीं ना कहीं काफी दिनों से गोल हैं और कहीं ना कहीं वो समक्ष पेश नहीं आ रहे हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं इसको लेकर काफी सियासत गर्मी नजर आती हुई दिखी है। फिलहाल कहा जा सकता है अधिकारियों के साथ समय पर बैठाने के लिए तमाम जो सरकार के पूरे आरोप लगे हैं उसको लेकर अब कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिली थी, जिसके बाद अब विधानसभा में जितनी भी विधानसभा है उनमें समय पर बैठाने के लिए साथ ही कार्यकर्ता है जो जिस तरीके से नाराजगी उनको देखने को मिल रही थी, तो अब आपसी समय पर बैठाने के लिए तमाम सारी ये रणनीतियां तैयार की जा रही हैं। नाराजगी का दौर लगातार बना हुआ था जिसमें कुछ ऐसे विधायक थे जिनको निशासित करने की बात भी की जा रही थी। बिशन सिंह चौफाल हो या फिर तमाम ऐसे जो विधायक है जो सरकार के खिलाफ ही बोलते नजर आ रहे हैं। विधानसभा सत्र के दौरान कुछ ऐसे भी विधायक थे जिन्होंने सरकार के इतर बोलने की तैयारियां की थी, जिसको लेकर नोटिस भी सरकार की तरफ से और बीजेपी की तरफ पार्टी की तरफ से नोटिस भी दिया गया था इस पर, लेकिन अभी कार्रवाइयां नहीं गई हैं क्योंकि एक चेतावनी के तौर पर अभी छोड़ा गया, क्योंकि नजदीकी चुनाव नजदीक है और ऐसे में संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारियां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर के पास मौजूद है। ऐसे में कहा जा सकता है कि आज भी जो बैठक होनी है उसमें तमाम सारी बातों का निर्णय लिया जाएगा। जो नाराज विधायक है उनको भी समझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा जिससे कि कार्यकर्ताओं के साथ संगठन भी मजबूत किया जा सके। जी पल्लवी, बिल्कुल, तमाम कोशिशें बीजेपी की तरफ से की जा रही हैं ताकि आने वाले चुनावों में किसी भी वजह से उन्हें शिकस्त ना झेलनी पड़े। अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि कांग्रेस प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी नजर आ रही है, कहीं ना कहीं मैदान में उतर चुकी है। कितनी चुनौतियां बीजेपी के लिए खड़ी होने वाली हैं, वहां पर कुछ स्थानीय पार्टी भी हैं। ऐसे में क्या कुछ लग रहा है, अगर हम वाकई में धरातल पर बात करें तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती कौन सी पार्टी खड़ी कर सकती है? बिल्कुल बीजेपी का बड़ा संगठन है और बड़ा कुनबा है और कहा जा सकता है उनके बूथ लेवल के तमाम सारे जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं मौजूद हैं और सक्रिय लगातार दिखते नजर आ रहे हैं। चाहे फिर अगर बात करूं मैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस के देवेंद्र यादव जो उनको नया प्रभारी सौंपा गया है प्रदेश में, तो फिलहाल एक युवा नेता के तौर पर देखे जा सकते हैं। कांग्रेस की एक लंबी अगर फहरिस्त देखी जाए तो युवा कांग्रेसियों की भी लंबी फहरिस्त देखने को मिल रही है। काफी सक्रिय कांग्रेस भी नजर आती हुई दिख रही है। फिलहाल मुश्किलें अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टियों के चलते भी दोनों पार्टियों को उठाना पड़ सकता है। अगर 5 से 7 सीटें भी अगर आम आदमी पार्टी लेकर जाती है तो कहीं ना कहीं ये मुश्किल कांग्रेस के लिए और बीजेपी के लिए भी बनती नजर आ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का लगातार कुनबा बढ़ रहा है और ऐसे में जो पार्टी की कांग्रेस पार्टी हो या फिर बीजेपी पार्टी के तमाम जो नाराजगी वाले नेता हैं वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता लगातार आम आदमी पार्टी के बढ़ रहे हैं, तो दोनों की मुश्किलें इस बार बढ़ने की नौबत आ सकती है। हालांकि उत्तराखंड क्रांति दल जो काफी पुराना अगर देखा जाए तो अगर उत्तराखंड गठन हुआ था उसके बाद से उत्तराखंड क्रांति दल का जो आगाज हुआ था, जिसके साथ अब वो भी सक्रिय होता नजर आ रहा है। कहा जा सकता है 3 पार्टियों के साथ साथ अब चौथी पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराती हुई प्रदेश में दिख रही है। फिलहाल इसमें अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं नुकसान करती हुई नजर आएगी। फिलहाल बीजेपी पूरी तरीके से कमर कस चुकी है, तकरीबन 1.5 साल से कम का समय बचा हुआ है। ऐसे में संगठन की तमाम जो बैठकें हो रही है तो भाई कांग्रेस भी इसको लेकर बैठकों को लेकर संजीदगी के साथ अपना दमखम दिखाने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में देवेंद्र यादव जो कल जो प्रभारी बनाए गए हैं कांग्रेस के, तो वो भी कल अपनी बैठकों के साथ तमाम सारे प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के साथ तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं प्रदेश उपाध्यक्ष उनके साथ बैठक की और पूरे मंत्रणा के साथ अब तैयारियां चुनाव को लेकर की जा रही हैं। तो कहा जा सकता है पूरी राजनीतिक दल अब चुनावी मूड में नजर आते हुए दिख रहे हैं। पल्लवी, देखिए प्रतीक, वाकई में आपकी तमाम बातें सही है। अगर देखा जाए तो भले ही संगठन को कितना भी मजबूत कर लिया जाए, कार्यकर्ता कितने भी मजबूत क्यों ना हो, बूथ स्तर पर भी कितनी ही तैयारी क्यों ना हो, अगर किसी को चुनाव जीतना है तो ये बताना बहुत जरूरी है कि उन्होंने काम क्या किया। 5 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा उन्हें जनता के सामने रखना ही होगा। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है बताने के लिए उत्तराखंड की जनता को कि हमने ये काम किया है, हमने ये विकास कार्य करवाए हैं, ताकि जनता वापस से उन्हें एक और मौका दे।
बिल्कुल पल्लवी, कुछ ऐसे जो काम है जो सरकार ने किए हैं, जैसे फिर चाहे ऑल वेदर रोड का काम हो या सड़कों को सुधारने का काम हो, साथ ही जो स्वरोजगार योजनाओं के तहत लोगों को रोजगार देने का, क्योंकि चुनौतियां सरकार के साथ अब ये बनती नजर आ रही है, क्योंकि कोरोना काल ने सरकार की फजीयत भी की है और ऐसे में सरकार पूर्णतः केंद्र सरकार पर निर्भर भी नजर आती हुई दिख रही है। जीएसटी की अगर मैं बात करूं, जीएसटी का कुछ पैसा भी जो बढ़ा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार से, केंद्र सरकार से मांग भी की है। तकरीबन 2900 करोड़ का ये पैकेज मांगा गया है। साथ ही जो स्वरोजगार योजनाओं के तहत जो केंद्र सरकार से जो पैकेज मिला था, उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रमोट किया जा रहा है। जो तमाम सारे जो प्रदेश में अगर देखा जाए, जो चाहे औषधि हो, चाहे ऐसी खाद्य पूर्ति वाले जो सामान है, उसको किस तरीके से प्रमोट करना है, जिससे लोगों को रोजगार की समस्याओं से दूर किया जा सके। क्योंकि बड़ी संख्या में प्रवासी जो पहुंचे हैं, उसको लेकर अब कांग्रेस लगातार इस बात को उठाती नजर आ रही है कि बड़ी संख्या जो प्रवासी पैसे पहुंचे हैं, उनको कैसे रोजगार दिया जाएगा। हालांकि अगर मैं बात करूं, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत तमाम सारे जो कार्य हैं उनका लोकार्पण कर रहे हैं, चाहे फिर बिजली का प्लांट हो या फिर डोबरा चाटी पुल हो। तमाम सारे जो ऐसे जो महत्वपूर्ण सरकार ने जो निर्णय लिए थे, लगातार उनका लोकार्पण किया जा रहा है। तो ऐसी एक फहरिस्त लिस्ट तैयार की जा रही है जो सरकार ने 3.5 साल में जो कार्य किए हैं, उसको कहीं ना कहीं दर्शाने का काम बीजेपी की सरकार करेगी। साथ ही केंद्र सरकार की जो रणनीतियां हैं, या फिर कहा जा सकता है केंद्र केदारनाथ का पुनर्निर्माण हो या बद्रीनाथ का पुनर्निर्माण हो, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं दर्शाया जाएगा कि केंद्र सरकार ने एक बड़े निर्णय लिए हैं जो प्रदेश हित में देखे जा सकते हैं। तो क्योंकि मोदी का लगाव अगर देखा जाए तो केदारनाथ और बद्रीनाथ को हमेशा से रहा है, तो ये बड़ा एक निर्णय जो सरकार की तरफ से लिया जाएगा, उसको लेकर कहीं ना कहीं जनता के बीच इसको लेकर भी जाया जाएगा कि पीएम मोदी का बेहद लगाव उत्तराखंड से देखा जा सकता है। तो केंद्र और राज्य की सरकार की जो महत्वपूर्ण जो नीतियां रही, उसको लेकर कहीं ना कहीं राज्य सरकार जनता के बीच जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो उत्तराखंड बीजेपी अब लगातार चुनावी मोड में नजर आ रही है, तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं और इस बीच एक अहम बैठक कल भी आयोजित की गई थी और बताया जा रहा है कि आज भी एक अहम बैठक भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANP न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश भर में कोरोना के मामले लगातार बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं।
हालांकि राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट हमारे देश का काफी अच्छा बना हुआ है। बात महाराष्ट्र की करें तो राज्य अभी भी कोरोना संक्रमण को लेकर पहले स्थान पर बना हुआ है। यहां रोजाना बड़ी संख्या में मामले सामने आ रहे हैं। वहीं राज्य के पुलिसकर्मी भी लगातार कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो राज्य में 188 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, जबकि एक पुलिसकर्मी की मौत भी हो गई है। वहीं अब तक 23,548 पुलिस अधिकारी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और 247 पुलिसकर्मियों की मौत भी कोरोना के चलते हो चुकी है। अहम जानकारी हम मुंबई से आप तक पहुंचा रहे हैं। महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। हालांकि जैसा कि हमने आपको जानकारी दी कि रिकवरी रेट राज्य के समेत पूरे देश भर का अच्छा है। लोग अगर संक्रमित हो रहे हैं तो जल्द स्वस्थ होकर अपने घर भी वापस लौट रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर क्या कुछ स्थिति है? जी पल्लवी, देखिए महाराष्ट्र में जो है कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जिस तरह से महाराष्ट्र को अनलॉक 5 की तरफ बढ़ा दिया गया है, तमाम जो है सरकारी सुविधाएं या फिर प्राइवेट हो या मॉल, थिएटर एंड फिर अगर बात करेंगे कि तमाम वो चीजें जो है मुहैया करवा दी गई है। ट्रांसपोर्ट की अगर सुविधा की बात की जाए तो बसें लगातार चलाई जाए। हालांकि मुंबई में अभी ट्रेनों को जो है अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन जिस तरह से प्राइवेट बस है और फिर सरकारी बसें लगातार चल रही है, उनमें जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा गया था उस दौरान, लेकिन अब लोग कहीं न कहीं कोरोना को भूल चुके हैं और पूरी तरह से जो है अस्वस्थ होकर अपने घरों से निकलते हैं। हालांकि मास्क जो है लगाने की बात लगातार मुंबई पुलिस कर रही है। यही वजह है कि मुंबई पुलिस जो है कहीं न कहीं संक्रमित हो रही है। जिस तरह से मुंबई में राजनीतिक गलियारों में तमाम हलचल देखी जा रही है, तमाम जो है जगह जगह पे जो है धरना प्रदर्शन किया जाता है, आंदोलन किया जाता है। ऐसे में मुंबई पुलिस की ड्यूटी लगाई जाती है। इस दौरान मुंबई पुलिस लगातार जो है संक्रमित हो रही है। जिस तरह से आंकड़े आए हैं, वह 24 घंटे में अगर 188 पुलिसकर्मी जो है संक्रमित हो जाते हैं, उसमें से 4 पुलिसकर्मियों की मौत हो जाती है, तो कहीं न कहीं पूरे मामले जो है कहीं न कहीं चौंकाने वाले हैं। जी बिल्कुल, लगातार पुलिसकर्मी अभी भी मुंबई में कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। आपसे जानकारी चाहूंगी मैं सत्यप्रकाश, क्या सरकार की तरफ से पुलिसकर्मियों की सुरक्षा के लिए किसी तरह की कोई सुविधा दी गई है? क्या सरकार इस दिशा में कदम बढ़ा रही है, किसी तरह का कोई कार्य कर रही हो कि पुलिसकर्मी जो लगातार कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं उन्हें बचाया जा सके? देखिए पल्लवी, मुंबई पुलिस की अगर बात की जाए तो लगातार जो है महाराष्ट्र सरकार एक अहम रोल अदा कर रही है। महाराष्ट्र सरकार के निर्देशानुसार मुंबई पुलिस के लिए डेली विटामिन सी की गोलियां दी गई है, इम्यूनेशन पावर बढ़ाने के लिए पाउडर दिए जा रहा है। वहीं अल्टरनेट ड्यूटी के लिए भी बात की जा रही है। वहीं दूसरी बात यह है कि जिस तरह से लगातार मुंबई पुलिस की स्वास्थ्य की रख रखाव किया जा रहा है, देख रेख की जा रही है, रोजाना चेकिंग की जा रही थी। मुंबई पुलिस स्टेशन को सैनिटाइज किया जाता है, आए दिन जो है उनकी गाड़ियों का छिड़काव किया जाता है। तो जाहिर तौर पर तमाम जो एहतियातन जो चीजें होती है वो बढ़ती जरूर जा रही है, लेकिन जिस तरह से मुंबई पुलिस लगातार काम करती है, लोगों के बीच में जाती है, लोगों से लगातार संपर्क बनाने की कोशिश करती है कि क्विकली हजन मुंबई में आम जनता जो है काफी बड़ी संख्या में रहती है। मार्केट की बात करें या बस की बात करें या फिर रोड की बात करें, अक्सर भीड़ रहती है। ऐसे में मुंबई पुलिस का वहां आना जाना लगा रहता है। यही वजह है कि लगातार मुंबई पुलिस पूरे मामले में संक्रमित हो रही है। बिल्कुल, लगातार मुंबई पुलिस के जो जवान हैं वो कोरोना से संक्रमित होते जा रहे हैं। आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि फिलहाल अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्था देखने को मिल रही है? सत्यप्रकाश, देखिए मुंबई में जो हॉस्पिटल है, खास करके अगर पुलिस की बात की जाए तो मुंबई पुलिस के लिए अलग से वार्ड बनाया गया है, अलग से हॉस्पिटल बनाया गया जहां से मुंबई पुलिस का इलाज किया जाता है। आम आदमियों की अगर बात की जाए तो आम आदमियों में जिस तरह से हॉस्पिटल की सुविधा है, सरकारी सुविधाओं की अगर बात की जाए तो काफी चरमराई हुई है। लगातार शिकायतें आती है कि ऑक्सीजन नहीं मिलता। कभी कभी ऐसा भी सामने मामला आता है कि मरीज जो है बीमार है, उसको 1 हफ्ते से किसी ने देखा नहीं, कोई जिम्मेदारियां नहीं लेते। जाहिर तौर पर इस तरह की शिकायतें आती है, लेकिन प्राइवेट तौर पे देखा जाए मुंबई पुलिस की अगर बात की जाए तो मुंबई पुलिस के लिए खासा ध्यान जो है महाराष्ट्र सरकार रख रही है। मुंबई पुलिस के तमाम कई ऐसे जवान हैं जो खुद अपने जो है अपने दम पे कई हॉस्पिटल को जो है लिए हुए हैं और लगातार उनका वहां इलाज किया जाता है, उनका देख रेख किया जाता है। जी बिल्कुल, ये भी आपसे जानकारी चाहेंगे सत्यप्रकाश। कोरोना वॉरियर कहा जा रहा है पुलिस कर्मियों को, फ्रंट लाइन में खड़े होकर वो इस कोरोना काल में भी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में जो पुलिसकर्मी अब इस दुनिया में नहीं रहे, क्या उनके परिवार वालों को आर्थिक सहायता दी जा रही है? उनके लिए अभी क्या कुछ किया गया है सरकार की तरफ से?
देखिए पल्लवी, सबसे पहले आपको बता दें कि जिन मुंबई पुलिस कर्मियों की मौत हुई है उनके लिए महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही 50-50 लाख का मुआवजा देने की बात कह दी थी। इस दौरान जो कोई बीमार है या कुछ स्थिति ऐसी खराब हो या उनके परिवार में है तो त्वरित जो है उनके पूरे परिवार को सैनिटाइज किया जाता है, क्वारंटीन किया जाता है, उनके घर को सैनिटाइज किया जाता है। उसके बाद जो उनकी देखरेख विशेष रूप से की जाती है। और वहीं मुंबई महाराष्ट्र सरकार की अगर बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने एक नारा लगाया है, अपना वार्ड अपना परिवार। तो उस वार्ड में जितने लोग होते हैं, उस वार्ड के जो नेता कहे, चाहे शिवसेना कहे, चाहे एनसीपी रहे, चाहे कांग्रेस रहे, लगातार उनको जिम्मेदारियां दी गई है कि आप जो उस वार्ड के तमाम लोगों की देख रेख कीजिए। समय समय पर ऑक्सीजन चेकिंग की जा रही है, समय समय पर उनका बॉडी टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। तो सारी चीजें महाराष्ट्र सरकार की तरफ से की जा रही है। लेकिन सरकारी व्यवस्थाएं अगर आम पब्लिक के लिए बात की जाए, आम पब्लिक के लिए काफी मुश्किलें हो रहा है, क्योंकि तमाम सुविधाएं जो लोगों को मिलनी चाहिए वो सरकार के द्वारा नहीं मिल पा रही है। जी पल्लवी। बिल्कुल, और मैं ये जानकारी चाहूंगी आपसे कि 50 लाख के मुआवजे की जो घोषणा की गई थी वो अब तक कितने परिवारों को दी जा चुकी है? देखिए पल्लवी, इस तरह की सरकार जो है अभी आंकड़ा घोषित नहीं करती है, लेकिन सरकार ने ये कहा है कि हर उस परिवार को दिया जाएगा जिनके परिवार के कोई जो मुंबई पुलिस में काम कर रहे थे या थे, इस तरह की बातें कही है। लेकिन सरकार अभी तक कोई इस तरह की कोई घोषणा नहीं कर रही है कि कितने लोगों को दिया गया। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जरूर उनके अकाउंट में दिया जाएगा। हालांकि महाराष्ट्र सरकार मुंबई पुलिस के लिए बीच में इस तरह भी बातें सामने आई थी कि मुंबई पुलिस जो ड्यूटी करती है उनकी सैलरी को जो 50% कर देती है, लेकिन तमाम दबाव के बाद जो उनकी पगार है, सैलरी है, वो लगभग जो है पूरी तरह से अब दी जा रही है। बिल्कुल, फ्रंट लाइन में खड़े होकर काम कर रहे हैं कोरोना के इस काल में भी। सत्य प्रकाश, क्या वजह मानी जाए जिस तरह से अभी भी संक्रमण बढ़ रहा है? हालांकि राहत की बात है कि रिकवरी रेट अच्छा है, लेकिन संक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रहा। पीक माना जा सकता है इस समय, वजह क्या है? जिस तरह से हम अनलॉक के चरण दर चरण में आगे बढ़ रहे हैं, लोग लापरवाह होते जा रहे हैं। हम देख सकते हैं मुंबई में किस तरह से अभी भी भीड़ नजर आती है, मार्केट में भीड़ नजर आती है, सड़कों पर भीड़ नजर आती है। क्या ये एक बड़ी वजह है कि लोगों ने अब इस बीमारी की गंभीरता को समझना बंद कर दिया है? जी पल्लवी, देखिए जिस तरह से अनलॉक 5 जो है मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में लागू कर दिया जाएगा, तमाम जो है सुविधाएं मुहैया करवा दी गई है। अब बार रेस्टोरेंट की भी बात अगर की जाए तो वो भी खोल दिया जाएगा। ऐसे में लोग अपने देश, गांव और अन्य राज्यों से जो पलायन कर गए थे वो भी अब मुंबई में आ रहे हैं अपनी नौकरी के लिए, अपने रोजगार के लिए। वही दूसरी तरफ अगर ये देखा जाए कि भीड़ की बात की जाए तो मुंबई की लाइफस्टाइल ऐसी है कि लोग जो है अपने कामों के लिए सुबह निकल जाते हैं, किसी भी स्थिति में, चाहे बारिश हो, पानी हो, तूफान हो या आग हो, लोग अपने कामों के लिए निकल जाते हैं। ऐसे में जब लोग अपने घरों से निकलते हैं तो कहीं न कहीं उनके मन में जो है कोरोना को लेकर अब वो भय नहीं है, क्योंकि लोगों के मन में अब जहन में कहीं कहीं ये बैठ गया है कि कोरोना से ठीक होया जा सकता है और लोग ठीक भी हो रहे हैं। हालांकि रिकवरी रेट भी मुंबई का जो है काफी अच्छा है, 80% के लगभग रिकवरी रेट हो गया। बिल्कुल, रिकवरी रेट अच्छा है और ये बहुत राहत की बात है ताकि लोग जल्द से जल्द ठीक भी हो रहे हैं। शुक्रिया सत्य प्रकाश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो मुंबई में अभी भी पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। हालांकि जैसा कि हमारे संवाददाता ने जानकारी दी कि सरकार की तरफ से पूरी कोशिशें की जा रही है और तमाम सुविधाएं दी जा रही है। और आइए अब रुख करते हैं राजधानी रायपुर का। बढ़ते प्रदूषण के कारण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कई सकारात्मक कदम उठाए हैं ताकि प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सके और हवा में घूमने वाली जहर की तादाद कुछ हद तक कम हो सके। इसी वजह से एनजीटी के द्वारा 16 जून से लेकर 30 अक्टूबर तक सभी प्रकार के उत्खनन पर सख्ती के साथ रोक लगा दी गई थी। लेकिन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि तमाम आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए अवैध रेत का न सिर्फ उत्खनन किया जा रहा है बल्कि धड़ल्ले से ओवरलोड के साथ परिवहन भी किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि प्रशासन क्या कर रहा है? इस बात से नाराज आम आदमी पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई राज्य के कई स्थानों पर अवैध रेत उत्खनन को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठकर अपना विरोध दर्ज करवा रही है। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी भूख हड़ताल पर बैठकर सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाह रही है। हमारा प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश
की सपना लेकर छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने की मंशा से खनिज विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए भ्रष्टाचार के विरोध में पिछले 2 दिनों से भूख हड़ताल में बैठा हुआ हूँ। इस आंदोलन को सरगुजा से लेकर बस्तर तक समर्थन मिल रही है। आज समर्थन देने बस्तर से हमारे समीर भाई मंच पर उपस्थित हुए हैं। इनके साथ ही बहुत सारे संगठन, चाहे रेलवे कॉन्ट्रैक्टर संगठन के संजय पांडे जी हो, चाहे बस प्रदेश संगठन के शुक्ला जी हो, चाहे प्राकृतिक न्याय समिति के निशांत भट्ट हो, चाहे आरटीआई विंग के हमारे आदरणीय कृष्ण कुमार साहू जी हो, या जन सामान्य, मतलब हर तरीक़े से इस आंदोलन को भरपूर समर्थन। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता परमेश्वर इस समय लाइव जुड़े हुए हैं और वो इस समय उसी जगह पर मौजूद हैं जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो नेता हैं वो धरना दे रहे हैं। परमेश्वर, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। हमने देख लिया है कि आम आदमी पार्टी क्यों धरना दे रही है, अवैध रेत उत्खनन का ये विरोध कर रहे हैं। ऐसे में जानकारी ये चाहेंगे कि सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, क्योंकि ध्यान आकर्षित करवाना चाह रहे हैं आप कार्यकर्ता, लेकिन लग रहा है कि सरकार का ध्यान अभी इस ओर नहीं जा रहा। मंत्री की उदासीनता जो है, कार्रवाई नहीं होने के परिस्थिति में लोग धरना प्रदर्शन पे भी उतर आए हैं। आम आदमी पार्टी ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। कई आरोप लग रहे हैं मुख्यमंत्री के ऊपर रेत उत्खनन को लेकर, लेकिन अभी तक जिला अधिकारी या मुख्यमंत्री की तरफ से कोई भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं नजर आती है। अगर हम बात करें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की मंशा को अगर देखा जाए तो कई सारे सकारात्मक पहल निकाला गया है जिसमें प्रदूषण को अच्छी तरीके से नियंत्रण कर सके, लेकिन इन तमाम नियम को धज्जियां उड़ाते हुए, इन तमाम गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए यहाँ पे रेत उत्खनन माफिया काफी सक्रिय हो रहे हैं। इसका कई सारे रीजन देखने को अभी मिल रहा है। सबसे पहला बात यह है कि जब ये पंचायती स्तर पे इसको बांटा गया था, पंचायत स्तर जब इसका ठेका देते थे और रजिस्ट्रेशन कराते थे, उस समय में इतना रेत का जो मूल्य है वो इतना ज्यादा नहीं होता था और उतना ज्यादा भ्रष्टाचार नहीं होता था। लेकिन अभी यह हो गया है, सरकार ने जब अपने हाथों पे लिया और उसको ठेकेदार को ठेका जब दिए हैं, प्रति घन मीटर 50 रुपए की दर है। एक हाईवा का अगर बात करें तो 600 रुपए की उसकी रियलिटी बनती है, लेकिन आज अगर मार्केट पे देखा जाए तो वो रेट 600 का रेट जो है 25 से 30 हजार रुपए में बेचा जा रहा है। और पल्लवी जी, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो 5-6 राज्य को इस रेत का पूर्ति कर रहे हैं और ये रेत कई राज्यों में जा रहे हैं। महाराष्ट्र है, गुजरात है और बड़ा बड़ा जो मेट्रो सिटी है वहां पे ये 70 से 80 हजार प्रति हाईवा के रेट में बिक रहे हैं जी। तो इस तमाम अगर घटनाक्रम को देखा जाए और भू माफियाओं की उसके हौसला को देखा जाए और पूरे, अगर हम नेशनल गाइडलाइन का अगर बात करें, नेशनल गाइडलाइन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि शाम को, दिन को, रात हो या दिन हो, ड्रोन के माध्यम से निगरानी करने का गाइडलाइन में स्पष्ट दिया गया है और यहाँ सुबह से शाम तक का रेत उत्खनन करने की गाइडलाइन पे स्पष्ट निर्देश दिया गया है, लेकिन यहाँ 24 घंटा दिन और रात रेत उत्खनन किया जा रहा है। और बिल्कुल ये आशंका पूरी तरह से जताई जा सकती है कि प्रशासनिक अधिकारियों की मिली भगत है, वरना रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद नहीं होते कि दिन रात इस तरह से अवैध रेत का उत्खनन किया जाता, वो भी तमाम आदेशों के बाद। देखिए परमेश्वर, आपके साथ तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी इस समय मौजूद हैं, आप उनसे भी बातचीत करिए, उनसे जानकारी लीजिए कि आखिर उनका ये धरना प्रदर्शन और ये जो हड़ताल है, भूख हड़ताल कब तक जारी रहेगी, आगे क्या कुछ रणनीति इनकी तरफ से बनाई जा रही है। ये जो हड़तालें चल रही हैं ये कब तक चलेगी और आपका मांगे क्या है वो इस पर? हमारी मांग जो है, देश के अवैध कारोबार को रोकने के लिए जो एनजीटी के गाइडलाइन के अनुसार प्रत्येक रेत खनन स्थल पर निगरानी करने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए, दिन और रात उनकी निगरानी की जाए। दूसरा हमारा है, जो ये ठेकेदारी प्रथा की है, मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा जारी की थी तो पंचायती राज की व्यवस्था को खत्म कर हम ठेकेदारी करेंगे, जिससे क्षेत्रवासियों को सस्ती दरों पर रेत मिलेगा और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया जा सकता है। किंतु यह मंशा उनकी दिखावे की थी, दिन और रात लगातार माइनिंग विभाग में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है और रेत की जो दाम है, आज 1650 रुपए का रेट
16,000 नहीं 26,000 नहीं बिक रही है। हमारी बात इतनी मांग है कि जो इस रेत के अवैध कारोबार में संलिप्त अधिकारी है, चाहे वो छत्तीसगढ़ के संचालक खनिज विभाग का हो या स्वयं मुख्यमंत्री जी क्यों ना हो, यदि हम मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के मोबाइल पर सीधा सीधा सवाल करते हैं, यदि आप माइनिंग विभाग के चर्चा से जुड़े नहीं हो, आपको यदि कमीशन नहीं पहुंचता है तो तत्काल भ्रष्ट खनिज अधिकारियों को निलंबित करते हुए जो ठेकेदार इस रेत के अवैध कारोबार में जुड़े हैं उनके लाइसेंस निरस्त करें। और नहीं कर सकते तो हम यहाँ से आरोप लगाते हैं, यदि आपके पास कमीशन जाता है तो निश्चित तौर से आपको नैतिकता के नाम से इस्तीफा दे देना चाहिए, और यदि ऐसा नहीं करोगे तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की जनता आपको खुशी से उखाड़ फेंकेंगे। हम ये आंदोलन तब तक करेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी रोष नजर आ रहा है और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि वो किसी भी सूरत में अवैध रेत उत्खनन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया परमेश्वर, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। और आइए अब रुख करते हैं राजधानी पटना का। बिहार में एनडीए के खिलाफ विधानसभा चुनाव के मैदान में उतर रहे महागठबंधन में दरार आ गई है। शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी ने महागठबंधन छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं पिछड़े का बेटा हूं, मेरी पीठ में छुरा घोंपा जा रहा है। वीआईपी पार्टी प्रमुख ने कहा कि उनके साथ धोखा हुआ है। सहनी यह कहकर प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल गए। वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश मल्लाह ने कहा कि उनसे 25 सीटें देने और डिप्टी चीफ मिनिस्टर पद देने का वादा किया गया था। इतना कहने के बाद वे भी वहां से चले गए। वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी ने एक ट्वीट करके भी अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जनता चुनाव में आरजेडी को सबक सिखाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्ष के नेताओं ने शनिवार को पटना में महागठबंधन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टी और वीआईपी पार्टी के नेता मंच पर मौजूद रहे। शुरू से क्या रहा था, क्या हुआ सर? पूरी बात क्या हुआ? पहले से पहले क्या हुआ? पहले से सीटें क्या था? अब तो देख लिया आपने, आगे का क्या रणनीति होगा सर? तो वीआईपी पार्टी के नेताओं में इस समय खासी नाराजगी है। आपको ये जानकारी हम दे रहे हैं कि शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी। महागठबंधन की तरफ से सीटों का ऐलान किया जा रहा था इस प्रेस वार्ता में, और इसी प्रेस वार्ता के दौरान वीआईपी पार्टी ने महागठबंधन छोड़ने का ऐलान कर दिया। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मिथिलेश मिश्रा पटना से इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। मिथिलेश मिश्रा, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। वीआईपी पार्टी की नाराजगी दिख रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ दी, महागठबंधन छोड़ने का वीआईपी पार्टी ने ऐलान कर दिया। क्या कुछ जानकारी है, आखिर क्यों इतनी नाराजगी अचानक से वीआईपी पार्टी को हो गई? ऐसा क्या वादा तेजस्वी यादव ने किया था जो वो पूरा नहीं कर पाए और वीआईपी पार्टी कह रही है कि हमारी पीठ पर छुरा घोंपा गया है? महागठबंधन की जितने भी जुड़े हुए राजनेता थे, सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे, नेता वहाँ मौजूद थे। तो वे सारे लोगों का एक वक्त चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक वहाँ पे मुकेश सहनी ने सीधे तौर पे आरोप लगाते हुए कहा कि तेजस्वी मेरे पीठ पे छुरा घोंपने का कार्य कर रहे हैं। और ये शब्द जैसे उन्होंने नवाजा, उनके कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से नारेबाजी करना शुरू कर दी और जो सभागार था उस सभागार से बाहर निकल गए। आपको बताते चले कि एक वक्त ऐसा भी था जब मुकेश सहनी ये बात बोला करते थे कि मांस भात खाएंगे और महागठबंधन को जिताएंगे। तो ये जो शब्द था महागठबंधन के साथ जिस तरीके से जुड़े हुए थे, वो कल के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से दिखाई दिया, वो साफ ये दिखाई दिया कि जो उनकी मांग थी वो मांग उनकी पूर्ति नहीं दिखाई दे रही थी, जिसके तहत में उन्होंने विरोध किया और बाहर निकल गए। आपको एक बात और भी बता दें कि महागठबंधन में जिस तरीके का सीटों की बंटवारा की गई थी, उसमें खास करके मुकेश सहनी का ये मांग था कि 25 सीट हमें दी जाए और 25 सीट में 10 सीट की बात उनकी लगभग तय मानी जा रही थी। लेकिन 25 सीट पर जो अड़े हुए थे उसको लेकर के उनकी विरोधाभास शुरू कर दिया उन्होंने, और अचानक सीधे तौर पे हल्ला बोल भी कर सकते हैं, सीधे हल्ला बोल करते हुए उन्होंने बाहर की ओर अपने रुख अपना लिया। तो ये सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि कल की जिस तरीके का महागठबंधन की जो तैयारी थी और एक साथ बिल्कुल ठुकने की जो तैयारी थी, वो उसमें मुकेश सहनी अपने आप को बाहर कर लिया है। अब आने वाला वक्त नहीं बताएंगे कि मुकेश सहनी किस महागठबंधन की तरफ शामिल हो गए या कैसे अपने चुनाव में अपने आप को उतारेंगे, तो बात की बात होगी। लेकिन कल की जिस तरीके की बात की गई थी उसमें एक और भी बात सामने निकल दिया कि राजद के कई ऐसे सीट मौजूद थे जिसमें खास करके उनकी राजद के विधायक जीते हुए थे, वहां पर भी उन्होंने अपने एक त्याग की भावना को दिखाया। भाजपा वाले जो नेता है उनके
वाम दलों में, उनमें उनको भी उन्होंने सीट, उसी सीट को भी दे दिया। जैसे अब आप सीधे तौर पर कह सकते हैं कि कई ऐसे सीटिंग था जहाँ से विधायक उन्होंने जीता था और उनके आसरा भी जीत की संभावनाएं दिखाई भी दे रहे थे, उसके बावजूद भी उन्होंने भाकपा माले को सीट दे दिया। तो ये कहा जा सकता है कि महागठबंधन में अभी जिस तरीके से तैयारी की गई है उससे त्याग की भावनाएं भी दिखाई दे रही है और महागठबंधन ये चाहता है कि हम किसी भी तरीके से ये जो आगाज है, चुनावी आगाज है, उसकी जीत हासिल कर ले। ये पल्लवी। बिल्कुल, तो मिथिलेश मिश्रा क्या कुछ लग रहा है? देखिए, महागठबंधन में सीटों का जो बंटवारा हुआ है वो कांग्रेस आला कमान से मुलाकात के बाद ही और काफी विचार विमर्श के बाद हुआ और तेजस्वी यादव तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे। जिस तरह से वीआईपी पार्टी में नाराजगी आई है, क्या लेफ्ट पार्टी और जो कांग्रेस है वो संतुष्ट है इन बंटवारों से? इसके अलावा अभी और क्या कुछ लग रहा है? क्या महागठबंधन में जिस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ है ये चुनाव के लिहाज से सही है? देखिए, अगर आपको सीधे तौर पर हम 2015 की बातें करें तो 2015 में भी जिस तरीके का बंटवारा हुआ था उसमें खास करके आरजेडी और जदयू दोनों लोग थे और उन लोग के बंटवारे में 101 की बातें कही गई थी। लेकिन अब की बार जो बंटवारा की गई है उसमें 144 सीट आरजेडी को दी गई है, 70 सीट आपके कांग्रेस की दी गई है। तो कांग्रेस और आरजेडी के बीच में काफी तनातनी से जो विषय चल रहा था लगभग विराम हो चुका है। अभी बता दें आपको कि जिस तरह से आरजेडी ने सीधे कहा कि 58 सीट से ज्यादा नहीं देंगे, फिर बाद में उनको 60 सीट देनी दी गई, उसके बाद 65 में बातें आ गई और ये तमाम अटकलों को कल महागठबंधन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें सारी चीजें कर दी गई कि 70 से कांग्रेस लड़ेगा और खास करके एक और भी उनको दिया गया जो वाल्मीकि नगर का अभी लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, उस चुनाव को खुद कांग्रेस ही देखेगा। तो ये सब सीधे तौर पर कहा जा सकता है इन लोगों की संतुष्टि की भावनाएं अब दिखाई देने लगा महागठबंधन में और बाकी जितने भी सीटें छोटी छोटी आकार में है, 6 सीट दी गई है सीपीआई का और सीपीआई का 4 सीट दी गई। इस तरीके से सीट की बंटवारा की गई लगभग सभी का अपनी संतुष्टि वहां पर दिखाई दे रहा है। यानी कहा जा सकता है कि महागठबंधन की जो तैयारी थी लगभग अब पूर्ति हो चुकी है और अब अपने खास करके चुनावी आगाज को लेकर किसी प्रत्याशी को उतारना चाहेंगे, लगभग नाम का भी उन्होंने घोषणा कर चुके हैं। तो अब ये सीधे कहा जा सकता है कि महागठबंधन की तैयारी हो चुकी है। लेकिन राजद की किस तरीके की बातें करें, अभी भी वहां पर खेलने में अभी अटकलें बहुत सारे लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके से अभी भी वहां पे सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, लेकिन जिस तरीके की बातें चल करके आ रही है एएनपी का न्यूज की जो बातें सामने आई है उसमें बराबर की सीटें लड़ने की बातें कही जा रही है, खास करके जदयू भाजपा जिनमें लोजपा बाहर होने की संभावना है। बिल्कुल, एनडीए में तो चल ही रहा था सब कुछ और अब महागठबंधन में भी दरार आ गई है। खैर, ये तो देखने वाली बात रहेगी कि आने वाले चुनावों में किस तरह से एनडीए और महागठबंधन ये डैमेज कंट्रोल कर पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश मिश्रा तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ राजधानी लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।